Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel powered by Spark and Spotify. मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन और एशिया कप के अंदर आज रेस्ट डे है और रेस्ट डे में हम ऑब्वियसली कल के मैच के हवाले से तो बात करेंगे और भी दीगर टॉपिक्स पे बात होगी जिसमें अब तक वर्ल्ड कप की जो टीमें अनाउंस हुई हैं उस पर भी हम बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आपको कल के मैच के हवाले से दिखाएंगे रिपोर्ट किस तरह से पाकिस्तान ने 7 विकेटों से 6 बॉल्स रिमेनिंग इस मैच में कामयाबी हासिल की. तो बढ़ते हैं सर्फ एक्सेल मैच रिपोर्ट की तरफ. जी 39.3 ओवर्स जिसमें पाकिस्तान ने ये टारगेट पूरा किया. यूनुस कैसा देख रहे हैं? शुरू में हमने कहा था कि हमें जल्दी करना है, अपने नेट रन रेट पे का ख्याल रखना है क्योंकि आगे जो मौसम है और जो हालात हैं इस एशिया कप के उसका बड़ा अमल दखल हो सकता है. तो क्या सोचते हैं आप, पाकिस्तान ने ठीक किया या कुड हैव डन मच बेटर? इसलिए किया कि मैच जीत गए. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये तो अच्छी बात है. और उसके बाद अगर मैं पहले बॉलिंग की बात करूं तो एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त बॉलिंग हुई. वरी साइन वही स्पिनर्स का था कि शादाब खान की तरफ से हमने कुछ बॉलिंग उन्होंने अच्छी की लेकिन वो जो विकेट्स नहीं ले रहे हैं वो थोड़ा वरी साइन है हमारे पास. लेकिन अगर मैं उसके बाद इफ्तिखार अहमद की बात करूं और सलमान अली आगा की बात करूं तो उनकी तरफ से बॉलिंग नज़र आई. तो ये एक अच्छी बात है कि कैप्टन को ट्राई आउट कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है. फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग किया, एक आउट किया और ब्रेक थ्रू दिया. अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्योंकि आगे मुझे लगता है कि जाके फ़हीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर अगर टीम का हिस्सा तो वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. बैटिंग की बात करूंगा, फ़खर जमान 2 के रन्स नहीं कर सके लेकिन 10वें ओवर तक वो खेलते रहे. 20 रन किए उन्होंने. लेकिन बाज़-औक़ात होता है कि जो आपका बेस्ट होता है वो बेस्ट मैचेस के लिए होता है. आई होप फ़खर जमान जब आए और अगेंस्ट इंडिया एक ज़बरदस्त इनिंग खेलें. उसके बाद इमामुल हक की तरफ से रन होना अच्छी बात है और आखिर में मोहम्मद रिजवान की तरफ से. तो ओवरऑल अगर कल के मैच की बात करूं थोड़ा पहले कर सकते थे, 4-5 ओवर पहले हो सकता था क्योंकि अगर मैं खास तौर पे मैं अपनी पावर प्लेस की रन रेट्स की बात करूं तो वहां पे 37 रन हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो 9 मतलब है कि ये जो रन रेट की हम बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा वैसा नहीं है जो कि एक टॉप की टीम का होना चाहिए और जो कि ऐसी पिचेस हो. लेकिन एटलीस्ट आपके पास रन हैं, आपके पास विन के पॉइंट्स आ गए और साथ में क्योंकि जब आपके टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हो तो बाज़-औक़ात ये अच्छा होता है कि आप थोड़ा टाइम लें. लेकिन ये कि वही वाली बात है कि थोड़ा पहले कर सकते थे लेकिन अगर बारिश होती है और मैचेस वॉश आउट होते हैं तो वो तो खैर बात की बात है. लेकिन जो हम बात करते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट पॉइंट्स हैं और आपकी बिल्कुल अच्छी बात है कि बॉलर्स और बैटर्स की तरफ से. कामरान का तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है, वो चाह रहे हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं. जी कामरान. जी बिल्कुल ऐसे ही है और जैसे बताया अच्छी चीज़ ये है कि मैच जीतते हैं लेकिन सामने जैसे कल शाहिद भाई ने बताया रन रेट का आने वाले मैचेस में बिल्कुल असर पड़ेगा और ये बेस्ट मौका था पाकिस्तान टीम के पास. और सिर्फ मैं ये बोलूँगा डायरेक्टर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, कप्तान, कोच, क्या वो खुश हैं इतने ओवरों में चेस की है? ये मुझे बस बता दे. वो कह दें खुश है तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि हमें कोई समझ नहीं है क्रिकेट की. हमें कैसे ख़त्म करना चाहिए मैच, बड़ी टीमें कैसे बनेगी, आगे का सोच के हम लोग जब तक आगे का सोच के हम उस डे को ख़त्म नहीं अच्छे तरीके से करेंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बड़े कम होंगे. तो इसका नज़र आ रहा है कि पहले अपने आप को सेट करें फिर टीम का सोचें. मुझे तो कल ये ऐसी बैटिंग नज़र आई है. तो मेरे ख्याल से 30 भी मैंने बहुत ज़्यादा ओवर्स बताए हुए थे. 30 भी 5 ओवर में नहीं 5 लूडो पे नहीं मैच हो रहा. कल शायद साहब हम लोग बात कर रहे थे 40 में हो जाए तो बड़ी बात है. अच्छा है का अपना एक्सपीरियंस, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मैंने 35 मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बांग्लादेश जैसी अच्छा मैच जीते हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि और बेहतर हो. मेरे ख्याल से 30 ओवर्स के अंदर खत्म होना चाहिए था. 3 आउट थे. हाँ 6-7 आउट हुए होते तो इतने ओवरों में चेस कर लेते तो मैं समझता था कि पाकिस्तान टीम ने बड़ी मेहनत की है और जीते हैं. लेकिन 3 आउट हैं, एक 60 पे नट आउट गया, इमाम 78 किए हैं तो 40 ओवर में चेस कर रहे हैं ऐसी टीम के खिलाफ. तो फिर बड़ी टीम के खिलाफ हम लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है. और शायद साहब ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि टीम भी कमज़ोर थी और हमें आप पता था कि मैच तो हमारे हाथ में है. परसों जिस तरह अफगानिस्तान खेल रहा था
वो उन्होंने पूरा कोशिश की कि वो आगे आ जाएं सुपर 4 तक। गेम अवेयरनेस जो हम कल बात ये बीमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है पाकिस्तान टीम के साथ, और मुझे बड़ी मायूसी हुई। अगर 35 ओवर में करते तो इस वक्त हमारा नेट रन रेट होता 1.68, जो बड़ा स्मार्ट लगता है टेबल पर। अगर हम 37 ओवर में करते तो हमारा नेट रन रेट होता 1.35, वो भी अच्छा लगता। लेकिन अब 1.05 बांग्लादेश के खिलाफ, कम ऑन। 2019 के वर्ल्ड कप में आप पहला ही मैच बड़ा बुरी तरह हार गए, आप -5 के नेट रन रेट पे चले गए। वहां से आपने उठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। 1-2 मौके आपको बड़े जबरदस्त मिले थे, अफगानिस्तान का मैच था, बांग्लादेश का मैच था, लेकिन आप उठ ही नहीं सके और आप नेट रन रेट पे बाहर हो गए। तो ऐसा ना हो कि एशिया कप में या आगे वर्ल्ड कप में जाके आपको स्ट्रांग टीमों के खिलाफ मुश्किल हो जाए नेट रन रेट अचीव करना, और आप पीछे को रो रहे हो कि यार एक काश हमने पहले कर लिया होता। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर के बाद हथियार डाल चुकी थी, कश्तियां जला चुकी थी। वो कश्तियां ज्यादा चलाते हैं तो कश्तियां जला चुके थे, सब कुछ खत्म हो गया था। तो आपको 35 ओवर में ट्राई करके अपना स्मार्ट नेट रन रेट हासिल करना। बिल्कुल सही है। अब आखिर में शोएब से इस बारे में बात करते हैं। शोएब, कल के मैच में आपने क्या देखा? क्योंकि एक तरफ तो ये मैच जीतना भी इम्पोर्टेंट था और आगे बढ़ने के लिए भी बड़ी अहमियत थी इस गेम की। मैंने तो शादाब को देखा और हारिस को देखा। हारिस को मैंने देखा। पहले मुबारकबाद दे दें भाई, बहुत मुबारक हो। बाबर आजम और शादाब दोनों प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए माशाल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। और दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, परफॉर्मेंसेज हैं तभी वो ऊपर रेट करते हैं, और हम भी तभी एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा परफॉर्म करें। बाबर करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, शादाब नहीं कर रहे तो उन पे जो है आवाज उठाई जा रही है। और हारिस पे भी आप इकोनॉमी के लिए बोलते हैं। जी, हारिस अब कर रहे हैं ना, तो हम उसकी तारीफ करेंगे। ठीक है, हमने कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं कह दिया कि अगर किसी के अगेंस्ट बोला है तो अगेंस्ट ही कायम रहेंगे, अच्छा होगा तो हम भी बदल जाएंगे। भाई मैं कहता हूं एक बार फिर शोएब को दिखा देते हैं हारिस की विकेटें। आइए देखते हैं। 27 मैचेस में 53 विकेट्स वनडे में ले चुके हैं हारिस, और बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने कराई है। और यू मिस आई हिट, पेस का भरपूर फायदा उठाते हैं, और जब इतना पेस होता है तो थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाती है। उस पेस का फायदा भी आपने भी बड़े अपने वक्तों में पेस का फायदा उठाया है। यूनुस और कामरान और टॉप में खेलते हुए क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि जो कि शोएब भाई को पसंद आए। देखिए, बात दरअसल में ये है कि अगर मैं अपनी फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो हम शहनशाह अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की बात करें और हारिस रऊफ की बात करें तो हमें लगता है कि हमें मैचेस जिता सकते हैं। तो जब इनका इकॉनमी ऊपर जाता है तो हम हमारे ही अपने स्टार्स हैं, हमारे अपने कलीग्स भी रहे हैं और हमारे बिल्कुल लाइक यंगर ब्रदर्स की तरह हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती रहे, इनकी परफॉर्मेंस ऊपर होती रहे, उसके बाद इनका ग्रेड ऊपर होते रहे। क्योंकि वजह ये है कि देखिए, जितनी भी क्रिकेट होती है, अगर मैं बैटिंग से, मैं खुद बैट्समैन हूँ, लेकिन बैटिंग से बहुत कम रेशो होता है कि आप मैच जिताते हो। हमेशा अच्छी टीमों को बॉलिंग ही मैचेस जिताती है। और जब हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो ये तीनों बॉलर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आपके पास स्पेस हो, अब एक्सपीरियंस भी इनके पास आ रहा है। जिस तरह रिसेंट पास में शहनशाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह बॉल कर रहे हैं और हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं, अगर ये तीनों ऑन डी डे अपनी इनकी तरफ से परफॉर्मेंस 70 से 80% भी हो तो आप मैच कंफर्म जीत चले हैं। कोई भी टीम हो, कोई भी बैटर्स हो आगे आपके सामने, तो इसलिए हम यहाँ बैठ के चाहते हैं कि रोज़ बरोज़ इनकी ग्रेडिंग अच्छी हो। तो इसलिए शोएब जैसे जो क्रिटिक्स होते हैं वो इसीलिए है कि ये हम इनके अगेंस्ट नहीं है, हमारे ही अपने ही यंगस्टर्स हैं, हमारे अपने ही कलीग्स हैं, हमारे अपने ही स्टार्स हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ बैठ के कि वो और इम्प्रूवमेंट हो। और अच्छी बात है कि ये साथ कर रहे हैं, ये बहुत कम हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट में। अगर मैं 2Ws की बात करूँ तो उसके बाद बहुत कम ऐसा हुआ, मैंने तो नहीं देखा कि शोएब अख्तर भी एक ही टीम में एक ही मैच में बॉलिंग कर रहे हो, फिर मोहम्मद आसिफ भी कर रहे हो, मोहम्मद समी भी कर रहे हो, उमर गुल भी करो। मैंने अपनी लाइफ में अपने कैरियर में बहुत कम देखा। तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि तीनों फास्ट बॉलर बिल्कुल सही है। आपने बात की है तो आपकी बात से रिलेट करते हुए एक पैकेज दिखाते हैं। एशिया कप में हमारे तीनों फास्ट बॉलर जो परफॉर्मेंस है उस खाएंगे स्पार्क्स नियो प्लेयर एनालिसिस में। Glad to have you back once again to our special transmission। और बात हो रही थी कल के मैच में, और कल फहीम अशरफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। 27 रन देके 1 विकेट ली 7 ओवर्स में, तो उनका ये अच्छा मैच रहा उनके लिए। कुछ दिनों पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। अब लगता है कि इस मैच के बाद कंसिडरेशन में वो आए होंगे। थोड़ा सा एक डिस्कशन में चाहूंगा और स्टार्ट कामरान से करेंगे। स्क्रीन पे भी आप दिखाते हैं, कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा
हसन अली का जिक्र चल रहा है, तो हसन अली ऑब्वियसली, हसन अली को डिफाइन किया जाता है दो हिस्सों में, हसन अली बिफोर 2019 एंड देन आफ्टर 2019। 2017-18 के स्टैट्स में उनके आपको वैसे ही बता देता हूं, 18 मैचेस में 45 विकेट थी, 5.3 इकोनॉमी था, और 2018 में 15 मैचेस थे, 19 विकेटें थी, 5.70 उनका इकोनॉमी था। स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं 2019 के बाद से हसन अली की परफॉर्मेंस, 12 मैचेस में 2019 में 625 रन दिए, 7 विकेटें लिए, 6.61 इकोनॉमी के साथ। 2020 में वो खेले नहीं, 2021 में 4 मैचेस खेले हैं, 229 रन दिए हैं, 7 विकेटें लिए हैं, 7.08 इकोनॉमी के साथ। और 2022 में 3 मैचेस खेले हैं, 153 रन दिए हैं, 2 विकेटें लिए हैं और 6.55 ये उनका इकोनॉमी है। कंसिडरिंग हिम बैक फॉर वर्ल्ड कप, तो वनडे कप की इस साल की परफॉर्मेंस भी अगर देख ली जाए तो उसमें 6 मैचेस खेले हैं, 219 रन बनाए हैं, सिर्फ 5 विकेटें लिए हैं, 4.98 ऑलमोस्ट 5 की इकोनॉमी के साथ, और पोजीशन इनकी 40 पे थी वनडे कप में परफॉर्मेंस की। तो ये है सिचुएशन। कामरान, आपसे शुरू करते हैं। मुझे पता है कि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि फहीम ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, 2 साल के बाद आए हैं, बट 2 wrongs doesn't make a right। क्या हसन अली की सिलेक्शन वो डिजर्व करते हैं? देखिए, डिजर्व तो जो पिछले 7-8 साल से सिलेक्शन हो रही है ना, वही करता है जैसी सिलेक्शन हो रही है। ट्रू ठीक है ना, ये पॉइंट देना कि हसन अली डिजर्व करता है या नहीं करता, देखना है कि कॉम्बिनेशन में आता है कि नहीं आता। एग्जैक्टली तो वो देखना पड़ता है मैनेजमेंट को। और जैसे उसकी फॉर्म है, जैसे डोमेस्टिक है, जैसे टेस्ट टीम से भी बाहर हो गया है, नो डाउट बड़ा जबरदस्त है। चैंपियंस ट्रॉफी मैं समझ रहा हूँ अगर हम लोग जीते हैं उसकी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। मिडल में आके जैसे शायद भी बता रहे थे आउट करके देता था, लेकिन उसकी रिवर्स स्विंग चांस, थोड़ा उसकी लाइन लेंथ पे प्रॉब्लम आ रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या उसको वैसे परफॉर्मेंस हुई नहीं है, टीम से ड्रॉप हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ गया। लेकिन मेरा मानना है चाहे हसन अली है, चाहे फ़हीम है, चाहे उसामा है, चाहे शदाब है, या कोई भी है, क्या क्राइटेरिया इस मुल्क में है परफॉर्मेंस का? कोई ये बताएगा? अब मुझे बताएं, फ़हीम अगर आ सकता है 11 की एवरेज से और डोमेस्टिक में कुछ नहीं, पीएसएल में कुछ नहीं, किसी परफॉर्मेंस पे, तो ये तो फिर बहुत बेहतर है। तो ये अब देखना पड़ेगा। आई जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, कप्तान है, डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान टीम है, क्या उन्होंने लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिलाना है या परफॉर्मेंस पे टीम बनानी है या प्लेयरों को खिलाना है, ये देखना पड़ेगा। शाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जो शुरुआत में मैंने बात की, 2 हिस्सों में हसन अली का करियर है, प्री 2019 एंड पोस्ट 2019। उसके बाद वो उस तरह की रिदम में नहीं आए, इंजरी की भी प्रॉब्लम रही, कुछ उनके ऊपर इतना प्रेशर था, फील्डिंग भी मैचेस में उनसे खराब हुई। तो ओवरऑल अब उनके कमबैक के लिए इज ही इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड? 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें गालबन, अगर मुझे सही से याद है, 5 आउट थे और 80 का एवरेज था। इंडिया वाला मैच बहुत ही बुरा गया था उनका, 80 के करीब रन भी उन्हें पड़े थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए। फिर 2021 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में उनसे एक आसान कैच मैथ्यू वेट का छूट गया। फिर कप्तान ने उस पर जुल्म ये किया कि अगला ओवर भी उसे दे दिया। जब एक बॉलर कैच छोड़ता है, क्रूशल कैच छोड़ता है, वो नर्वस हो जाता है। उसने नर्वसनेस में ओवर कराया, 15-16 रन पड़ गए, वो पीछे चला गया अच्छा खासा अपने करियर में। मेरे हिसाब से अभी साउथ अफ्रीका ने अपना जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है, उनके पास टाई थी एक बॉलिंग ऑलराउंडर की, वेन पार्नेल, और एक फास्ट बॉलर की जो 150-155 की उससे बॉल करता है, जेराल्ड कोटजी। तो कोच ने कहा कि मुझे आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए, इसलिए कि इंडिया की ड्राई स्लो विकेटों पे मुझे पेस चाहिए। उसने वेन पार्नेल को बाहर कर दिया कि थोड़ी बहुत बैटिंग करता है, उसने मुझे थोड़ी बहुत बैटिंग 8-9 नंबर पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आउट एंड आउट फास्ट बॉलर। मेरे हिसाब से जो इस वक्त सबसे ज्यादा जिस फास्ट बॉलर के साथ ज्यादती हुई है वो अब्बास आफरीदी है, पीएसएल का आपका टॉप विकेट टेकर। ना उसको जिम्बाब्वे शाहीन्स के साथ भेजा, ना वो एशियन गेम्स में आया, ना वो न्यूजीलैंड सीरीज पे खेला। मेरे हिसाब से तो अगर किसी की जगह बनती है, खुदा ना खास्ता आपके इन 3 फास्ट बॉलर में कोई भी आगे पीछे हुआ, तो आपकी बेंच में वसीम जूनियर है जिसकी इतनी पेस नहीं है। आपको आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए। फहीम अशरफ भी नहीं चाहिए, लेकिन फहीम अशरफ के हक में वोट कप्तान का है। मेरे हिसाब से तो अगर आपने पहले से ट्राई किया होता अब्बास आफरीदी को, तो उससे अच्छा बॉलर नहीं है। एहसानुल्लाह का नैमुल बदल हो सकता था। ठीक है शोएब, योर टेक ऑन हसन अली। देखें, हसन अली की आपने बात की, दोनों की बात कर लेते हैं। फहीम अशरफ और हसन अली के अगर आखिरी 10 मैचेस जो दोनों ने खेले हैं तमाम फॉर्मेट्स के मिला लें, तो फहीम के सिर्फ 9 आउट हैं और हसन अली के 19 आउट हैं। ये आपको समझना होगा
کہ حسن علی اب ردم پکڑ رہا ہے. आपको हजम हो ना हो ये बात, लेकिन कड़वा सच है, पाकिस्तान टीम में 2 लॉबीज थी, ठीक है ना. एक लॉबी जो है वो जो रोटी गैंग के नाम से मशहूर थी, और एक लॉबी जो है वो बाद में बनना शुरू हुई थी सरफराज के जाने के बाद. तो अब रोटी गैंग जो है उसको साइड लाइन पे लगाया गया. फिर जो है दूसरा गैंग जो है, गैंग सॉरी मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब दूसरी जो लॉबी थी वो स्ट्रांग होना शुरू हो गई, क्योंकि रोटी गैंग से गैंग साथ चिपक गए थे. तो फिर क्या हुआ कि अब इधर समझ आ गई, जो पिछला रिजीम था उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा मामला जो है ना हाथ से निकलता जा रहा है. आपको पता है ये सारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी मामला है, तो वो जो अब स्ट्रांग लॉबी है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे क्रिकेट बोर्ड को घुटने टिकवा रही है. तो उन्होंने उसको तोड़ने के लिए, उसको डेंट डालने के लिए शान मसूद को नोवेयर से लाके टीम में डाला, उसको नायब कप्तान बना रहे थे, उसको कप्तान बनाने की भी बातें हो रही थी. इसी वजह से शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो टीम में नायब कप्तान के तौर पे रहते हैं. रही फहीम अशरफ की बात, आप माने कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना, आप अगर वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं तो हम वनडे की फॉर्मेट, देखिए वनडे की बात कर रहे हैं, वनडे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं. वनडे में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो जो उसके में आए हैं, कोई वनडे के उसमें नहीं आए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए. और बात सुने, फहीम अशरफ जो है, फहीम अशरफ की मुझे बात कर रहे हैं, वनडे प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए फहीम अशरफ की बात कर रहा हूँ. फहीम अशरफ की वो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखानी चाहिए. फिर यही क्राइटेरिया रह गया कि लंदन में जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करें और टीम में आ जाए. उसके अलावा तो कोई और नहीं थी फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस. नहीं, मेरा सवाल जो हसन अली पे था ना, मुझे उस पे वापस आने दे. एक सेकंड, मेरा सवाल उस पे था, हसन अली पे, उस पे वापस आने दे. एक तरफ तो कहते हैं आप हारिस रऊफ बहुत रन दे रहे हैं. हारिस रऊफ की पूरी इकोनॉमी वनडे की जो है वो 5.6 है. मैंने अभी जो आपको इकोनॉमी बताई, फहीम अशरफ से कर रहे हैं, तो दोनों में जो बेहतर होगा उसकी बात करेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ 7.8 और 6.5 की इकोनॉमी में आप हसन अली को फिर सपोर्ट करें ना. एक तरफ तो या तो ये कहिए कि रन देना ठीक है, तो फिर हारिस रऊफ भी ठीक है. आप जब 2 का कंपैरिजन होंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे हारिस रऊफ के साथ, तो मैं कहूंगा जी हारिस रऊफ बेहतर है. सही है, लेकिन आप फहीम अशरफ रन ज्यादा देता है ना. कंपैरिजन जब करेंगे, देखिए समझे, फहीम और हसन का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो उसमें हसन बेहतर है. फहीम और शाहीन का करेंगे, मैं कहूंगा शाहीन अच्छा है. फहीम डिबेट में परफॉर्मेंस कहां पे आएगी? परफॉर्मेंस नहीं है ये बात. मुझे बताएं, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल, अगर ये पाकिस्तान की टीम है या किसकी है? जहां तक आपने नवाज शरीफ की बात की है, मेरे ख्याल से काकड़ साहब को मिले जिसने टीम में आना. यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि लॉबियों के मामला हैं. फहीम अशरफ बताएं ना, नवाज शरीफ की मुलाकात के अलावा और उनकी कौन सी परफॉर्मेंस थी लास्ट 2 ईयर में? दूसरी बात है कि अभी जो वनडे कप है उसकी परफॉर्मेंस भी सामने है, तो पहले तो हसन अली को रिदम तलाश करना है ना यार, समझे. दोनों की बात करेंगे ना हम दोनों का कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं, ठीक है. अगर अब्बास अफरीदी की, जैसे शाहिद भाई ने बात की, जब अब्बास से हसन का करेंगे, मैं कहूंगा अब्बास बेहतर है. इस पूरे डिस्कशन में कप्तान खामोश है, तो कप्तान की तरफ बढ़ते हैं जी. कौन? वीटो. कौन? मैं नहीं हूं. यहाँ 4 में तो एक ही कप्तान. काफी कप्तानी की है. देखिए नहीं, कामरान अकमल ने काफी कप्तानी की है डोमेस्टिक में तो बहुत ही पाकिस्तान की. पाकिस्तान के भी जब यूनुस भाई रेस्ट कर लेते हैं, वाइस कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के, ऐसा नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, लीग्स खेल चुके हैं. देखिए मैं पहले तो मैं जो भी डिबेट हो रही थी उसमें मैं एंजॉय कर रहा था. अब तक देखिए बात असल में कि हसन अली और फहीम अशरफ का कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता. उसकी वजह ये देखिए, हसन अली इज़ अ एक्सक्लूसिव फास्ट बॉलर है, और हम फहीम अशरफ की बात करें तो वो खेलते हैं एज ए ऑलराउंडर. तो लेकिन जब जहाँ ऑलराउंडर्स की बात होती है तो ऑलराउंडर्स का आप कंपैरिजन करें ऑलराउंडर्स के साथ. अगर फहीम अशरफ को कंपैरिजन करना है तो वो आप शादाब खान के साथ करें, इफ्तिखार अहमद के साथ करें, मोहम्मद वसीम, चले वो भी उस शेप में अभी नहीं आए, वो भी अभी उस शेप में नहीं आए, और उसके बाद सलमान अली आगा के साथ करें, तो फिर कुछ समझ में आता है. लेकिन हम यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान टीम को नीड क्या है. देखिए अगर हम इस खित्ते से बाहर जाएंगे तो हमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए. अब हसन अली क्या फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं? अब फहीम अशरफ क्या फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है? उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है. तो ये लेकिन एक इस डिबेट में हम मोहम्मद हसनैन को भी भूल चले. वो अगर लास्ट PSL उनका इतना बुरा नहीं किया था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, सिवाय एक आधा मैच में जिसमें उनको रन्स हो गए थे. आजम खान ने बहुत ज्यादा शाहीन के साथ है ना जी. आप एक बात समझिए, आप देखिए हमने एक बात समझनी है कि एहसानुल्लाह को या अब्बास अफरीदी को हमने पहले मैच्योर क्रिकेट टीम में लाना है या टीम में ले आना है. और इससे पहले अगर हम हसन अली की बात करें तो टीम की वो नीड क्यों थे? वो इसलिए कि हम अगर शहनशाह अफरीदी की बात करें और उसके बाद हम नसीम शाह की बात करें, हारिस रऊफ तो ऑन एंड ऑफ खेल रहे थे, T20 भी रेगुलर खेल रहे थे, वनडे में भी आए, फिर टेस्ट टीम में भी आए, लेकिन हम शहनशाह अफरीदी की बात करें तो अनफिट इन एंड आउट थे. उसके बाद नसीम शाह उस शेप में नहीं थे.
تو اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ تینوں فاسٹ بولر آپ کے پاس ہوں تو کیا حسن علی ٹیم میں فٹ ہو سکتے ہیں اور کس شیپ میں فٹ ہوں گے؟ تو یہ کوشچن ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اس کی سولوشن نکال لیا. کہ میں ایک بات بتاؤں کہ محمد حسنین جو ہے نا اس سارے کہیں بھی ڈیبیٹ نہیں آئی ان کی. اگر ہم لاسٹ ان کی پی ایس ایل کی ہم نے یہیں پہ بیٹھ کے اور ہر دن وہ اچھی آگے بالنگ کرتے تھے, وکٹس ان کو نہیں ملتے تھے لیکن بریک تھرو وہی دیتے تھے. اور پھر جس طرح وہ چھوٹے بھائی نے ہمارے اعظم خان نے جس دن وہ پٹائی کی ہے وہ ایک میچ میں, تو اس کے بعد وہ بالکل ہی فلیٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ اگلی میچ میں وہ باؤل کو ڈراپ بھی کر دیا. تو میرے خیال سے دیکھیں آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے اور پلیئرز کو آپ نے ویسے پک کرنا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, فہیم اشرف کہاں کھیلتے ہیں پی ایس ایل میں, کون سی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ اچھا, ڈیٹا بیس ابھی پاکستان کے پاس ہے, وہ کہاں وہ کہاں ہے وہ ڈیٹا بیٹ ابھی کس کے ساتھ ہے؟ فہیم اشرف کہاں سے کھیلتے ہیں؟ فہیم اشرف اسلام آباد سے. تو پھر دیکھیں فہیم اشرف کو میں یہاں سپورٹ کر رہا ہوں لیکن ڈیٹا بیس کا ہی بڑا رول ہے میرے خیال سے, مجھے لگتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو ایک بات سمجھنی ہے, یہ پاکستان کی ٹیم ہے, اس میں پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی کیپٹن رہے ہیں, کامران اکمل نے بھی اس شیپ میں رہے, یہ بھی بہت میٹنگز میں بیٹھتے تھے, لیکن جب آپ بیٹھتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ یہ وابڈا سے کھیلتے ہیں یا ایچ بی ایل سے کھیل رہے ہیں یا یہ ایئر وائی کے نیوز کے ہیں شعیب جٹ, تو یہ تو ہوں گے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, یا یہ شاید بھائی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ گروپ میں ہونے چاہیے. لیکن آپ کو سلیکشن کرنی ہے فیئر ہونی چاہیے, ٹیم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کرنی ہے, اس میں چاہے آپ کا گینگ میں ہو یا نہ ہو. سلیکشن کمیٹی نے بڑی زیادتی کی کہ پی ایس ایل کا ٹاپ وکٹ ٹیکر وہ کسی بھی ٹیم میں آپ نے ہونا چاہیے تھا, زمبابوے کا ٹور ہوا, نیوزی لینڈ کی سیریز ہوئی, اور اسی طرح حسنین کو آپ نے پیچھے کر دیا, اس کو زمبابوے بھیج دیتے. اگر آپ یہ 2-3 پلیئر یہ 2 ٹور پر آپ ٹرائی آؤٹ کر لیتے تو اس وقت عباس افریدی T20 میں ملی تھا اگینسٹ افغانستان, یا تھے ٹیم کا حصہ تھے؟ نہیں, ٹیم کا حصہ تھا, وہ حصے تھے نہیں, وہاں ہونا چاہیے تھا. وہاں جب آپ نے احسان اللہ کو بھی وہاں جا کے ٹراؤٹ سٹی کے احسان اللہ کی انفٹ ہو گیا, وہ بیڈ لک رہی ہے ہماری, لیکن عباس افریدی کو اور انہوں نے ایک آدھا میچ میں بیٹنگ بھی بہت اچھی کی. جی اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, بس ایک چیز یونس بھائی اور کامران بھائی کی نالج میں بھی لانا چاہ رہا ہوں, شاید بھائی کو تو پتہ ہی ہوگا. ڈومیسٹک سیزن شروع ہو رہے ہیں, ٹیمیں جب ریجنز بن گئی کہ جی پرانا سٹرکچر آ گیا ہے, شہروں کی ٹیمیں بن گئی, کراچی کی ٹیم میں نعمان علی اور شہنواز دھانی کو کھلایا جا رہا ہے. اس طریقے سے ٹیلنٹ جو ہے وہ لوکل ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہی شاہد بھائی نے بات کی کہ پی ایس ایل کا ٹاپ پرفارمر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آیا. کامران نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میر حمزہ پھر کہاں چلا گیا, خالی 2 میچ کھلا کے. اگر آپ اس کی سپیڈ کی بات کر رہے ہیں تو فہیم اشرف 129 کے ارد گرد ہی گھوم رہے تھے کل سارے میچز میں. میں یہ کہنا چاہوں گا ساری ڈبیٹ میں نا پرفارمنس گئی باڑ میں. حسنین کو چاہیے جفیاں ڈال کے ملے. بالکل صحیح ہے, آپ ٹیم چینج کریں, محمد حسنین آپ جائیں اس ٹیم میں جہاں ڈیٹا ہے, نہیں جہاں ملتے ہیں اچھے طریقے سے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس پورے ڈسکشن میں ایشیا کپ میں جو کچھ چل رہا ہے تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. وہ ان کے ایک صحافی ہیں, کافی مشہور ہیں, جو شعیب ورڈ یوز کرتے ہیں, مقدس گائے کی طرح ان کو پیش کیا جاتا ہے ہر جگہ. انہوں نے بہت پاکستان کے خلاف اچانک سے بولنا شروع کر دیا فار سم ریزن. پہلے تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ شاید بھائی اس کو تھوڑا سا کلیئر بھی کر دیں گے کہ پاکستان نے دمبولا میں کھیلنے سے پہلے منع کیا تھا, یہ انہوں نے بولا ہے. ساتھ ساتھ جو کل فلڈ لائٹ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی تھی تو اس پہ کیا ٹویٹیں آ رہی تھیں, انہوں نے کہا اچھا ہے, شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ ان فلڈ لائٹس کے بند ہونے پہ بھی بی سی سی آئی کو بلیم نہیں کر رہے, یہ ان کا کہنا تھا. ایک اور صحافی نے یہ ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پورا ایشیا کپ کرانا ہے اور ان سے ایک میچ میں فلڈ لائٹس تو نہیں ہو رہی. تو ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ گوہاٹی میں 2022 میں 2 اکتوبر کو T20 میچ ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف. پہلے وہ سانپ آ گیا تھا اندر تو میچ رک گیا تھا, پھر فلڈ لائٹس بند ہو گئی تھی تو آدھا گھنٹہ میچ رکا رہا تھا. تو پلیز یہ ٹیکنیکل فلاز کو ہم پہ بلیم نہ ڈالیں, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ آئی پی ایل کے ایک میچ میں بھی موہالی میں جو ہے یہ فلڈ لائٹس بند ہو گئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ اب ان کو وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, یہ کولمبو والی جو پوری ڈیبیٹ ہے اور یہ پریشرائز جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو, ان کو کوئی ایکسکیوز نہیں مل رہا ان چیزوں کا, تو اب یہ والی باتیں کر رہے ہیں.
शाहिद साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे, ब्रेक पे जाएंगे। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, और ये वॉइस ऑफ द मीडिया है जिनकी वॉइस बहुत सुनी जाती है, और उनको इस तरह नेगेटिव चीजें नहीं हाईलाइट करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है फ्लड लाइट का मसला, इंग्लैंड में हुआ है फ्लड लाइट का मसला, साउथ अफ्रीका में हुआ है, इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ है, तो हर जगह हो जाता है। और ये टेक्निकल चीज है, आदमी चलते चलते रुक जाता है, मर जाता है, तो लाइट है, मशीन है। कुछ कहोगे फिर ब्रेक? इसीलिए साल पहले अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। जो मुरव्वत होती है वो खत्म हो जाती है मशीनों की हुकूमत से। शोएब एक लाइन ब्रेक के बाद, चलो ब्रेक के बाद कर लेते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Glad to have you back once again to a special transmission. शोएब कोई बात करना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इंडिया से बैठ के करता रहता है अजीब अजीब सी ऊट पटांग बातें, ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट कहना भी इसको जो है ना स्पोर्ट जर्नलिस्टों की तौहीन है। ये शख्स इंतहाई तासुबी इंसान है, शर्म आनी चाहिए। कल वो क्या कह रहे हैं कि नहीं खेलते तो ना खेलें। ओ भाई, एशिया कप ना होता तो क़यामत ना आ जाती। ओ भाई, तुम क्रिकेट के दुश्मन हो, तुम कोई जर्नलिस्ट थोड़ी हो। हर बंदा जो है वो क्रिकेट से जोड़ने की बात करता है, और तुम यहाँ से कह रहे हो कि नहीं खेलो, और जो है ना क्रिकेट का नुकसान जो है ना उसको तुम जो है ना वो कर रहे हो अपने लोगों को वो करने के लिए, पर्दा डालने के लिए। देखें, जिस तरह 2 वाकयात इन्होंने बता दिए, मैं 500 वाकयात गिनवा सकता हूं कि आपके वहां पे क्या क्या हुआ। पुलवामा अटैक के बाद भी आपने इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की थी पाकिस्तान के बाद में पता चला कि वो आपके अपने लोग थे, और अब भी आप ये बातें कर रहे हैं कि जी एशिया कप नहीं होता। ओ भाई, हमारी हुकूमत स्टैंड कर ले, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, हम देख लेंगे क्या होगा। तुमसे एक शेड्यूल तो बन नहीं रहा था, हमारी तो लाइटें खराब हुई ना, टेक्निकल मसला है। तुम्हारी वजह से, पूरा बीसीसीआई की वजह से क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो तमाम तीन बार अनाउंस कर रहे हैं। आपको रिलीजियस फेस्टिवल का पहले से पता होता है, और आप जो है वो उसको चेंज कर रहे हैं। वक्त कम है। मैं सिर्फ ये बात करूंगा, जय शाह के ब्लंडर की वजह से ना पूरी कंट्री को, सहाफियों को, मीडिया को उसको कवर करने के चक्कर में पड़ा है। शायद साहब 20 सेकंड है। कोलंबो में बारिश, कोलंबो में संडे को भी बारिश है बहुत शदीद, और मंडे रिजर्व डे अब रख दिया है। मंडे को भी बारिश है। पहले प्लेइंग कंडीशन में रिजर्व डे नहीं था, अब बारिश देख के रिजर्व डे रख दिया, और अभी प्लेइंग कंडीशन भी बहुत चेंज कर सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने ये कहा था कि 2 टीमों के पॉइंट्स बराबर होंगे, नेट रन रेट बराबर होगा तो टॉस होगा।